Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will fine, I hope so. आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग और उससे ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद छोटे छोटे से पॉइंट्स के बारे में। और ये एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है बट ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है। तो इसको हर तरीके से याद करें, अभी के अभी याद हो जाएगा। अपने पेपर और पेंसिल को अपने साथ साथ रखें ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें और कुछ अहम बातें जो आपको नई सीखने को मिलती हैं वो भी मेरे साथ जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिफॉर्मिंग क्या होती है। रिफॉर्मिंग का एक सिंपल सा आपने काम समझ लेना है। वो क्या है? वो ऐसा कुछ है कि देखो, अगर आपके पास एक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने 8 कार्बन लिखे हैं, यानी 8 कार्बन वाली चेन है। अगर हम इसको चेन कर दें, जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको चेन करते हैं कुछ ऐसे 1 2 3 4 5, लेकिन यहां पर हम मजीद कार्बन की ब्रांचेस लगा देते हैं। कितने हो गए? 5 वो थे, 6 7 और ये 8th कार्बन। तो देखें भाई, 8 कार्बन यहां पर हैं, 8 कार्बन यहां पर हैं, लेकिन इन कार्बन यानी रिएक्टेंट्स वाले कार्बन और प्रोडक्ट्स वाले कार्बन में एक डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस ये है कि वो एक स्ट्रेट चेन है जबकि ये एक ब्रांच्ड चेन है। अगर इसी तरह ही हम कर लें, यानी एक तरह के कंपाउंड को रिफॉर्म करें, दोबारा से एक बनाएं और उसको एक नई शक्ल दें, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिफॉर्मिंग। कितना आसान था। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, मैंने सिर्फ कार्बन लगाए हैं, हाइड्रोजन नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है, लेकिन उनको सिंपल रखने की खातिर ऐसा किया गया है। हाइड्रोजन भी हम लगाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मजीद समझना होगा। वो कुछ ऐसे कि मुझे एरो पे लिखना है हीट एंड कैटलिस्ट। हीट और कैटलिस्ट को लिखने पर आप इसकी जो डेफिनेशन है उसको और अच्छा बना सकते हैं। वो कैसे? आप यूं लिखेंगे क्या? अ थर्मल यानी हरारत पर, अ थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। देखा इसमें क्या हुआ है? मुश्किल बात है, बहुत आसान सी। यही तारीफ आप भी कर सकते हैं। अब इसमें आप ये कहेंगे कि सर, जब हम चीज़ों को जलाते हैं, अगर किसी के जहन में सवाल आ जाए, तो असल में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये अच्छे बर्न होने वाले होते हैं। और एक बात अपने दिमाग में बांध के रख लें कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स को आप जलाएंगे, हीट करेंगे, यानी इतनी हीट करेंगे कि उसको वो जल जाएगा, तो फिर पता है क्या होगा? वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देगा। लेकिन यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर नजर नहीं आएगा। वो क्यों? इसका मतलब ये है कि हम ये जो प्रोसेस करने जा रहे हैं, इट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। अब थोड़ी डेफिनेशन और रिफाइन हो गई। वो क्या? आप कह सकते हैं अ थर्मल कन्वर्जन ऑफ straight chain hydrocarbons into branched chain hydrocarbons in the presence of catalyst and in the absence of oxygen। तो देखें, मजीद रिफाइन कर ली, यानी हमारी डेफिनेशन भी रिफाइन होती जा रही है। तो बहरहाल ये थी छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा लिए जाएं, तो हाइड्रोजन भी लगा लें। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। जैसे कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4। तो आपको ये 1 2 3 टाइम्स क्या लगाना है या क्या बॉन्ड करना है? हाइड्रोजन। तो बजाय इसके कि हम फैला फैला कर लिखें, हम थोड़ा सा कंडेंस कर कर एक साथ ही तीनों हाइड्रोजन लिख लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 1 2 ये ब्लैक में नए और ब्लू के अंदर 2 पुराने बॉन्ड हैं इस कार्बन के लिए, तो हम ये बोलते हैं कि इस कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई हो गई है। तो आपको कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 1 ऊपर 1 नीचे। तो ये आपके पास CH2 है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हम थोड़ा सा तरह क्या करते हैं, कंडेंस करके लिखते हैं, तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं CH2।
इसको कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं। और अगर आप सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, खोल खोल कर लिखेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा था, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, कंडेंस लिखें या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, तो हर एक फार्मूला ठीक है। तो बहरहाल ये आपके पास, मैं जल्दी लिख देता हूं, CH2 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 CH2। तो ये था जी एक सिंपल सा फार्मूला। तो देखें ये आपके पास एक फार्मूला है, इसको नाम दे देते हैं। वो कैसे, इसमें कितने कार्बन थे, इसमें कार्बन थे 8, तो हम बोलेंगे ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इवन हाइड्रोजन से तो वो है ही सिंगल बॉन्ड से अटैच, लेकिन हर कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो अगर ऐसा है तो आपको लिखना चाहिए एन। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाता तो हम लिखते इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो हम लिखते आइन। मैं पहले भी ये बात समझा चुका हूं आपको। वो क्या, वो ये कि बेटा एक वीडियो आप और देख लें, थोड़ा सा आपका वक्त लगेगा, लेकिन वो देखने पर आपको ऑर्गेनिक बहुत आसान लगने लगेगी। मतलब उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल पैदा कर देती हैं, नाम देना मुश्किल हो जाता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम जो अभी हम पढ़ाएंगे तो नहीं कि कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, बट लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, मुख्तलिफ जगहों पे नाम आ रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो क्या होगा उसको थोड़ा समझा दिया तो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप कंसेप्चुअली उसका आंसर ढूंढ रहे हो, तो वो आपको उस वीडियो में मिलेगा। वो वीडियो नोमेनक्लेचर के बारे में है, यानी नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आयोपिक नेम देने का निज़ाम रखती है, लेकिन अगर आप चाहें तो कम से कम उसका फर्स्ट पार्ट जो कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में, वो देख लें तो भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बात समझाई है कि नोमेनक्लेचर को देख लें, वरना अगर आपको ये बात समझ में आ रही होती है साथ साथ मेरे, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर आप यहीं से सीखते रहें। फिर जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो वहाँ पर हर चैप्टर के एतबार से कुछ ना कुछ डिफाइन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि वन टाइम वीडियो देख लें, ताकि आपको वो लेक्चर जो है ना वो बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कितना आपको फ़ायदा हुआ है। बहरहाल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो देखें भाई, ये हमने H यहाँ पे लगा लिए, अब यही H आप यहाँ पर लगा लें। देखिए भाई किस तरीके से, इस कार्बन जो पहला कार्बन है इसके साथ आप H3 लगाएंगे। इसी तरह हर एक जो ब्रांच बनी है इसके साथ भी आपको 3-3 हाइड्रोजन लगाने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम हाइड्रोजन हर जगह लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सा दिखेगा, इसलिए मैं इसको कंडेंस करके लिख रहा हूँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग लिखकर भी अगर आपको परेशानी है तो देखें भाई, यहाँ भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी आपके पास CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब दरमियान में क्या आएगा, देखिए भाई इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी जस्टिफाइड है, यानी 1 2 3 4 4 वैलेंसी इस कार्बन की कितनी है, 1 2 2 रहती हैं, तो 2 आपने हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करनी है। और 1 2 3 3 है, और इस कार्बन को सिर्फ एक H मजीद ज्वाइन करेगा तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मैंने बताया था, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जो बॉन्ड होता है, मिसाल के तौर पर 2 कार्बन्स के दरमियान, या चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, वो बॉन्ड है दिखने में एक, लेकिन वो दोनों तरफ कंसीडर होगा क्योंकि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है। तो ये कार्बन भी इस बॉन्ड को शेयर करता है और ये भी। कभी ये सोचेंगे भाई ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का था, फिर इस कार्बन ने बॉन्ड कौन कौन से बना लिए हैं, तो फिर आपकी गिनती खराब हो जाएगी, इसको फिर गिनना है। तो मतलब ये कहने क्या है कि कार्बन का बॉन्ड इधर हो या उधर ज्वाइंट होगा दूसरे कार्बन से, तो वो बॉन्ड दोनों तरफ क्या है, कॉमन है, तो दोनों तरफ गिनना पड़ेगा, तब जाके आपकी वैलेंसी जस्टिफाई होगी। बहरहाल ये था आपके पास एक और कंपाउंड। अगर इसका नाम ऑक्टेन है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम देने का एक निज़ाम है, लेकिन एक आसान नाम भी है, दैट इज कॉल्ड आइसोऑक्टेन। आइसो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ब्रांच लगा दी हो, बाकी ऑक्टेन तो समझ में आ गया, 8 कार्बन वाला कंपाउंड है और आइसो का मतलब है कि वो ब्रांच्ड है। तो देखो भाई यहाँ पर स्ट्रेट चेन, या इसको हम समटाइम लिखते हैं एन ऑक्टेन। ठीक है, तो एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी सिंगल सिंपल चेन है,
और उसमें 8 कार्बन है, और यहाँ पर ऐसी चेन है जो है तो 8 कार्बन वाली लेकिन उसमें ब्रांच है या ब्रांचेस हैं, तो ये आइसोऑक्टेन कहलाता है। वैसे इस कंपाउंड का एक नेम और भी है, उसको क्विकली थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि अगर आपके पास वो बुक में लिखा हुआ भी है तो अगर वो आप पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। देखें किस तरह से आपने ये देखना है कि आप सबसे पहले देखें ब्रांचेस में क्या दिया हुआ है भाई। CH3 1 टाइम, CH3 2 टाइम एंड CH3 3 टाइम। ठीक है, जहां पर ये ब्रांचेस ज्यादा होती हैं और करीब होती हैं वहां से आप नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 एंड ये 5। यानी अगर आप गौर करें तो आपको नजर आने वाली है ये वाली जो ब्रांच है 5 कार्बन की चेन है। मैं फिलहाल यहाँ पे रेलिवेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, लेकिन अगर आपने सही तरह से सीखना है तो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से नोमेनक्लेचर देखें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। बहरहाल अब आपको ये बात समझ आएगा कि 5 कार्बन की चेन है, इसमें 3 ब्रांचेस भी हैं और नंबरिंग मैंने वहां से दी है जहां पर क्या है ब्रांचेस करीब हैं। जैसे देखें 1 2, यहां से चलते 1 2 तो दोनों तरफ एक इतना फासला पड़ता, लेकिन साथ मैंने ये भी कहा है कि जहां ज्यादा ब्रांचेज हैं यहां पर 2 नंबर पर चलते तो सिर्फ एक ब्रांच देखने को मिलती, जबकि यहां से 2 नंबर पर चले हैं तो 2 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, तो हमें गिनती यहां से देनी पड़ी। एनी हाउ अब आपने नेम देना है, आपने ये देना है कि जो ब्रांचेस हैं इनको नेम दे दो। ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? CH3। देखो बेटा, जब भी CH4 जो कि है मीथेन और अल्केन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में CnH2n+2 के बारे में बताया था जो कि अल्केन का जनरल फार्मूला है और CH4 इस फार्मूला पे पूरा उतरता है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फार्मूला पे पूरा उतरता है उसको हम अल्केन बोलते हैं। अब अगर अल्केन से एक H निकाल दें, मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर हम यहां से एक H निकाल देते हैं तो अब ये क्या बनेगा? अगर आपको बात यूं समझ में ना आए तो आप यूं समझ लीजिए कि ये CH4 है, CH4, और आपने एक H निकाल दिया है, तो ये H आपने निकाल दिया है। कोशिश करेंगे कि आपने ऐसे सोचना है कि H निकल गया है। जब H ये है, ये मैंने लिखा है दैट इज माइनस नॉट अ बॉन्ड, तो H निकालना है, तो जब निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा? CHHH यानी CH3 और कार्बन के साथ एक इजाफी बॉन्ड। यानी अगर हम कंप्लीटली ऐसे लिखें बॉन्ड CH3 तो इसका नाम बदल जाएगा। क्या नाम बदल जाएगा भाई? पहले इसका नाम था मीथेन और एक H निकाल देने के बाद मिथाइल। इसी तरह हर एक अल्केन से एक H निकालने पर वो अल्काइल बन जाएगा। जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, अल्केन से अल्काइल। तो ये एक सिंपल सी रीजन है। आगे जाकर जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पढ़ते रहेंगे ये आपके लिए एक आम फहम का मामला हो जाएगा, यूजुअल चलेगा सारा मामला और आपको जगह जगह पढ़ने को मिलेगा। शायद आज पहली दफ़ा पढ़ रहे हो तो फिर आपको ये मीथेन से मिथाइल का बनना थोड़ा मुख्तलिफ लगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये क्या है जी? CH3 बॉन्ड मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, यानी 3 मिथाइल हैं। तो आपने इसको नेम देना है। नेम कुछ ऐसे देंगे कि 2 नंबर कार्बन पर क्या लगा है? मिथाइल, और इसको फिर नेम देंगे 2 नंबर कार्बन पे लगा है मिथाइल, तो लिखेंगे 2 2 पर क्या लगा है? मिथाइल। लेकिन एक मिथाइल और भी लगा है जो 4 नंबर वाले कार्बन पे लगा है। हर नंबर को कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब आपके पास कुल कितने मिथाइल हो गए? 3, तो आप लिखें ट्राई। डाई ट्राई टेट्रा को जब नंबर से अलग करते हैं तो एक छोटी लाइन हाइफन लगाते हैं, ये भी रूल का हिस्सा है। ये सारे रूल्स उस वीडियो में या वीडियो लेक्चर में बता दिए गए। 2,2,4 ट्राई मिथाइल, यानी 2 नंबर कार्बन पर, 2 नंबर कार्बन पर, 4 नंबर कार्बन पर 3 दफा मिथाइल लगा है। लो भाई, इन तीनों के नाम तो आ गए। अब क्या रह गया? अब सिर्फ वो हिस्सा रह गया जो कि एक छोटी क्या कहते हैं, ब्रांच कह लें या इसको कह लें, ये कंप्लीट चेन है। चेन पर ब्रांचेस लगी हैं। तो बहरहाल ये जो चेन है ये कितने नंबर की है? 5 कार्बन नंबर की है। तो आगे लिखें पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंट, और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। तो भाई ये आपका वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैंने नाम देना सिखाया है। लेकिन इस चैप्टर में
जो आपको दिया गया ये एग्जाम्पल के तौर पर है, बट अभी आपको नोमेनक्लेचर पूरा आता नहीं है, बट इतना तो आता है ना जितना आपको समझा दिया। इस कंपाउंड के आपको दो नेम समझाए गए हैं, दोनों आपको आने चाहिए। एक कौन सा है, आइसोऑक्टेन, और एक दूसरा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अब सवाल ये है कि भाई ये तो सर समझ में आ गया कि रिफॉर्मिंग एक सादा नॉर्मल चेन को ब्रांच चेन में चेंज करने का नाम है, लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसकी क्या रीजंस हैं और ये क्या हमारे काम आने वाली हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास एक है फ्यूल। फ्यूल का मतलब आप ले लीजिए गैसोलीन, सिंपल कहें तो पेट्रोल। पेट्रोल को आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप जब आप जाते हैं तो पेट्रोल पंप पर क्या लिखा होता है। आप ये लास्ट लेक्चर में बात हुई थी थोड़ी सी, लेकिन इस लेक्चर में इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करना पड़ेगा। वो ये कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्यूल होते हैं और उनकी डिफरेंट क्या होती है, प्राइसेस होती हैं। जैसे एक ही तरह का पेट्रोल आपने बाइक या कार में डलवा सकते हैं, लेकिन उसकी दो क्वालिटीज़ होती हैं। और एक को कह देते हैं हाई स्पीड ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल, सुपर ऑयल, कोई भी नाम मुख्तलिफ कंपनीज दे सकती हैं, लेकिन बेसिकली उसको हम कहते हैं हाई ऑक्टेन ऑयल। यानी जो हाई ऑक्टेन एक नंबर को शो करता है। मैं समझाता हूं कैसे। तो ऑक्टेन जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्राइसी होगा, महंगा होगा, और जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा वो लेस प्राइसी होगा। तो अब आपको समझाते हैं ये ऑक्टेन नंबर से क्या मुराद है। भाई ये आपने सब बताया एन ऑक्टेन, ये आइसोऑक्टेन, तो ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी सिखाया है कि ऑक्टेन के दो फॉर्म हैं, एक ब्रांच्ड जैसे ये बनी हुई है, और एक आपके पास स्ट्रेट चेन। अब जो हमने ब्रांच चेन है उसको हमने नाम दिया है एक आर्बिट्रेरी नंबर से। आर्बिट्रेरी नंबर का मतलब होता है कि हम एक विदाउट रीजन किसी भी वैल्यू को या किसी भी मैग्नीट्यूड को स्पेसिफिक कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ब्रांच चेन अगर ऑक्टेन होगा तो वो एक खास नंबर रखेगा दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। और अगर जिस तरह यहां पर लिखा है जैसे कि स्ट्रेट चेन, तो इसको नाम देंगे ऑक्टेन नंबर 0। तो अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आया। वो क्या, वो ये कि अगर ऐसा हो, गौर कीजिएगा, आपने फ्यूल लिया, उस फ्यूल के अंदर जैसे कि आपने पेट्रोल डलवाया, उसमें 100 मॉलिक्यूल डलवाए, जो 100 मॉलिक्यूल हैं, यानी 100 तो नहीं होंगे, बहरहाल बेशुमार होंगे, लेकिन आप सपोज कर लीजिए कि आपने 100 मॉलिक्यूल डलवाया। अगर उसके अंदर ब्रांच चेन ऑक्टेन की तादाद फॉर एग्जांपल 60 है, और जो आपके पास स्ट्रेट चेन है वो स्ट्रेट चेन की तादाद आपके पास 40 होगी, जाहिर सी बात है 100 में से, तो हम कहेंगे कि इस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 60 है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा ब्रांच चेन ऑक्टेन की तादाद होगी किसी फ्यूल में, उस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर होगा, मतलब यहां मैं लिख रहा हूं कि इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर, यानी हायर द ब्रांच चेन ऑक्टेन इन योर फ्यूल, हायर इज द ऑक्टेन नंबर। अब अगली बात सुने, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही फ्यूल की जो क्वालिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी आपके क्वालिटी ऑफ फ्यूल वो बहुत ही डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा, ऑक्टेन नंबर पर। तो अब आपको समझ में आने लगी बात, वो बात क्या, देखो भाई हमारे पास ऑक्टेन स्ट्रेट चेन में था, अगर ये वाला फ्यूल हम अपनी कार में किसी बाइक में डलवाएंगे तो क्या होगा, तो वो अच्छा नहीं साबित होगा। लेकिन अगर हम इसको रिफॉर्मिंग के अमल से गुजार कर रिफॉर्म कर लें और ब्रांच चेन ऑक्टेन में चेंज कर लें, तो फिर जो हमारे फ्यूल की क्वालिटी होगी वो बेहतर होगी, क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब यानी जितना, अगर आपके पास 100 का 100 ही क्या है, ब्रांच चेन ऑक्टेन है, तो इसका मतलब है 100 नंबर है आपके फ्यूल का ऑक्टेन नंबर, यानी ऑक्टेन नंबर इज 100। या अगर आप परसेंटेज में बात करना चाहें तो 100 में से अगर हमने 60 भी मालूम किया तो ये 60% फ्यूल की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, और उसके अंदर 40% वो फ्यूल है जो लो क्वालिटी का है। और इसी तरह अगर आपके पास सारा का सारा ब्रांच चेन है तो इसका मतलब है कि 100% वो एक गुड क्वालिटी फ्यूल है। इवन कि अगर आप थोड़ा सा एहतियात बरतें तो कभी कभी क्या होता है, जो
फ्यूल की क्वालिटी कंट्रोल यूनिट्स होते हैं वो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं क्या कहते हैं पेट्रोल पंप पर, और वहाँ पर जाकर एक लगाते हैं क्या रिपोर्ट, चेक करते हैं कि फ्यूल कैसा है, उसकी क्या एवरेज आ रही है, उसमें कितना ऑक्टेन नंबर है, तो उस पर लिख के आते हैं कि ऑक्टेन नंबर इज दैट। इवन के बहुत सारी कंपनीज ने जो आपका हाई फ्यूल ऑयल है या स्पीड ऑयल है, कुछ भी नाम से लिखा हो, तो वहाँ लिखा होता है 90, यानी नंबर से लिखा होता है 90, 80, क्या आप ऑब्जर्व करें तो वो एक्चुअली उसका फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होता है। तो ये था आपको बताना कि किस तरह किसी फ्यूल की या कह लीजिए आपके पेट्रोल की क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। जैसे ऑक्टेन नंबर से हम गैसोलीन या पेट्रोल की क्वालिटी नाप सकते हैं। इसी तरह से एक और फ्यूल होता है, इसे कहते हैं डीजल ऑयल ही बोल सकते हैं, तो उसके लिए सीटेन नंबर होता है। एनी हाउ वो हमारी बुक में नहीं है, बट ये है कि ये आपको समझ में आ गया कि ऑक्टेन नंबर क्या है। अब जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि भाई गुड क्वालिटी फ्यूल और बैड क्वालिटी फ्यूल के डलवाने से क्या फर्क पड़ता है और कितना वो अहम है। तो इसका अंदाज़ा आपको इस बात से होगा, कभी कभी आपने चिंगची पे बैठे होंगे, चिंगची, क्विंकी, मतलब चांद गाड़ी, कोई तो उसका नाम आपने रखा हुआ होगा, वो जो चाइना से आती है, एक मोटरसाइकिल आगे लगा होता है, पीछे उसके बैठने के 5-6 बंदों की जगह होती है। तो आपने देखा होगा कि वो जा रहे होते हैं, मैनी चला रहे होते हैं, तो पड़ 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 पड़, जबकि कार से तो ऐसी आवाज़ नहीं आती, वो तो उड़ रहे होते हैं और वो एक ख़ास साउंड होती है, इसे कहते हैं शार्प मेटेलिक साउंड। शार्प मेटेलिक साउंड यानी एक अच्छी नहीं लगती लोगों को, दिमागी तौर पे भी नुकसान देती है, लेकिन ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? ये साउंड जो है ये प्रोड्यूस होने के लिए आपको छोटी सी जहन में बात और लानी होगी, वो है इंटरनल कंबस्टन इंजन। अगर आपको चलो बात समझ नहीं भी आती तो आप समझो हर एक गाड़ी में इंजन तो होता है ना, जिसकी वजह से वो गाड़ी या बाइक चलता है। तो वो इंजन में एक्चुअली 3 चीज़ें आ रही होती हैं। एक आ रहा होता है फ्यूल, ठीक है, एक आ रहा होता है एयर का मतलब है वहां से ऑक्सीजन हासिल होगी, क्योंकि चलने का अमल कभी भी ऑक्सीजन के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो एयर और फ्यूल। तीसरी चीज स्पार्क प्लग की फायर, या कह लीजिए अंदर एक स्पार्क पैदा होता है। स्पार्क की वजह से फ्यूल जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और धमाका होता है। धमाका जिस इंजन के अंदर होता है उसे हम कह रहे हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन। उस इंजन में फिर क्या होता है, जब धमाका होता है तो साइड पे पिस्टन लगे होते हैं, ये पिस्टन ऐसे हरकत करते हैं, ठीक है, धमाका होता है, पिस्टन हरकत करते हैं पीछे, फिर आगे रहते हैं, फिर धमाका होता है, धमाका मुसलसल चलता रहता है। अगर फ्यूल सही टाइम पर एक सही क्वांटिटी में हासिल हो रहा हो और उसके ऊपर जो स्पार्क प्लग की फायर है वो वक्त पर हो रही हो, तो जो पिस्टन का चलना होता है वो बड़ा स्मूथ होता है और अंदर जो छोटे छोटे धमाके हो रहे होते हैं उसकी साउंड हमें ज़्यादातर सुनाई नहीं देती। इसकी वजह साइलेंसर का लगना भी है, यानी गाड़ियों में साइलेंसर लगाए जाते हैं। अगर ये जो प्रोसेस है ये स्मूथ ना चले, या तो स्पार्क प्लग पहले ही फायर कर जाए, मतलब उसकी आग पहले निकले, फ्यूल जो इंजन के अंदर मुसलसल आ रहा होता है टैंक से या टैंकी से, तो वो उसी स्पीड से ना आ रहा हो, कम आ रहा हो या तेज़ आ रहा हो, और इस तरह से, और या आपके फिल्टर्स अच्छे ना हो गाड़ी के, तो और हवा भी इसी तरह ना पहुंच पा रही हो, तो क्या होगा, इस सारे के सारे डिस्टर्बेंस के अंदर एक ख़ास साउंड पैदा होती रहेगी जिसको कहते हैं शार्प मेटेलिक साउंड, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉकिंग। यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। नॉकिंग यानी शार्प मेटेलिक साउंड। तो अब आपको ये समझ में आ गई, अगर हम अपनी गाड़ी में एक ऐसा फ्यूल डलवाएंगे जिसकी क्वालिटी लो होती है, यानी जिसमें स्ट्रेट चेन ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, तो वो नॉकिंग करेगा और साउंड बुरी पैदा होगी। चूँकि ये चिंगची वगैरह क्या होते हैं कि इनकी सारे दिन चलना होता है इनको, तो इनकी ख्याल नहीं रख रहा था, या फिर हम इससे पेट्रोल डलवाते हैं जो भी, तो वो क्या करते हैं कहीं से भी डलवा लेते हैं और उसकी कोई क्वालिटी का ख्याल भी नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से जो इंजन्स होते हैं वो फिर ख़राब होने लगते हैं। ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, जो लोग अपनी कार्स या बाइक का भी इस तरह ख्याल नहीं रखते हैं या उनकी ट्यूनिंग वक्त पे नहीं कराते, उनके फिल्टर चेंज नहीं करवाते, तो वहाँ पर ये नॉकिंग हो सकती है। बहरहाल हम दूसरे एस्पेक्ट्स को छोड़कर सिर्फ फ्यूल की क्वालिटी में बहस कर रहे हैं कि फ्यूल की क्वालिटी कैसे नॉकिंग करती है। अब हम ये भी कर सकते हैं, अगर नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमें एक बात तो वही है कि एक अच्छा फ्यूल डलवाना चाहिए जिसके अंदर ब्रांच चेन ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, तो इस तरह नॉकिंग कम की जा सकती है। नॉकिंग को कम करने के और भी कोई से तरीके हैं, जैसा कि हम क्या कर सकते हैं,
एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐड कर सकते हैं, इससे भी नॉकिंग कम हो जाती है। एक तो आपने पढ़ लिया, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। नंबर 1 हमने पढ़ा है रिफॉर्मिंग, यानी अगर फ्यूल की रिफॉर्मिंग कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली ये नॉकिंग कम की जा सकती है। नंबर 2 मैंने आपसे कहा कि एरोमेटाइजेशन कर दें, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐड कर दें। ये क्या होते हैं इनके बारे में आगे जिक्र होगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास 2-3 किस्म के इंपॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बेंजीन, टोलीन, ज़ाइलीन। ये मुख्तलिफ किस्म के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनके अगर आपको थोड़े से फार्मूलाज चाहिए तो मिलते जुलते मैं लिख देता हूं आपके लिए। बेंजीन के अंदर आप लिख सकते हैं इस तरह का एक छोटा सा रिंग बनाकर और उसके गिर्द एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या C6H6। टोलीन में भी कुछ इसी तरह से ही है, जिसके अंदर बेंजीन रिंग होता है, वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो ये मैं बेंजीन रिंग आपको बनाकर दिखा रहा हूं। अगर बेंजीन पर CH3 लग जाए तो इसको टोलीन बोलते हैं, और इसी तरीके से बेंजीन पर अगर 2 दफा टोलीन अपना CH3 लग जाए तो वो कहलाता है ज़ाइलीन। तो ये आपके पास क्या थे, डिफरेंट किस्म के एरोमेटिक कंपाउंड। अगर इनका इजाफा कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। और इसी तरह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है पेट्रोलियम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं BTX। BTX का मतलब ये समझ लीजिए कि B फॉर बेंजीन, T फॉर टोलीन और X फॉर ज़ाइलीन। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, BTX। यानी BTX एक टर्म है जो कि शो करती है कि हम कैसे फ्यूल की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पर एक बात और भी है, जैसे मैंने लिखा नंबर 1 रिफाइनिंग, नंबर 2 एरोमेटाइजेशन या BTX, और इसी तरह से 3 पर आती है टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल, यानी TEL, टेल भी बोलते हैं, टेट्रा इथाइल। देखें बेटा, आपके पास होता है इथेन, इथेन का फार्मूला होता है C2H6, उसमें से एक H निकाल दें तो ये हो जाएगा 5। पहले था वो इथेन, लेकिन एक H निकल जाने से अब हो गया इथाइल। जैसे मीथेन एक H निकल जाने से मिथाइल हो गया था, इस तरह इथेन एक H निकल जाने से इथाइल हो गया। अब इथाइल को 4 टाइम्स आप ले आए हैं तो ये बन गया टेट्रा इथाइल, और साथ लगाएंगे लेड। एक्चुअली लेड की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो इसलिए एक लेड के साथ टेट्रा इथाइल लग सकते हैं, यानी 4 इथाइल लग सकते हैं। बहरहाल फार्मूला याद आसानी से हो जाएगा, टेट्रा यानी 4 दफा इथाइल लेड। अब टेट्रा इथाइल लेड अगर हम अपने पेट्रोल में डलवा दें तो क्या होगा, जो पेट्रोल होगा उसकी क्वालिटी इंक्रीज करेगी और जो शार्प मेटालिक साउंड है वो आपको ना होने के बराबर मिलेगी। तो ये थे वो तरीक़ाकार जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि नॉकिंग जो है वो तो कितनी हो सकती है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन टेट्रा इथाइल लेड इज समवट डेंजरस, यानी इसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए तो ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको पता चल गया है टेट्रा इथाइल लेड में लेड है। लेड जब जलता है तो लेड ऑक्साइड्स बन सकते हैं और इवन के मेटालिक लेड अलहदा हो सकता है। लेड एक हैवी मेटल में जाता है और हैवी मेटल कार्सिनोजन होते हैं। जब आपके पास क्या होगा, एक गाड़ी होगी और उस गाड़ी से एक एग्जॉस्ट भी बाहर निकलेगा और उस एग्जॉस्ट से धुआं निकलेगा। अब इस धुएं में क्या होगा, अब इस धुएं में होगा लेड, ठीक है जी। और ये लेड आपके एनवायरनमेंट में जाएगा और एनवायरनमेंट में जाकर एयर का हिस्सा बनेगा, और वहाँ से अगर ह्यूमंस बीइंग ने अगर उसको इनहेल किया तो क्या होगा भाई, उनको कैंसर होने के चांसेस हैं। सो इट इज़ डेंजरस टू यूज TEL or tetraethyl lead in the fuel, but it can decrease a sharp metallic sound or knocking. टेट्राइथाइल लेड या लेड के कंपाउंड ना सिर्फ पेट्रोल में डलते हैं बल्कि पेंट में भी डलते हैं। तो कभी कभी आपने अपनी टीवी पर आने वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, मशहूरी है, उसको सुना होगा, उसमें लिखा होता है लेड फ्री पेंट या लेड फ्री फ्यूल, ठीक है। तो बात यह है कि फ्यूल में वैसे तो लेड नहीं होता, बट अगर आप एडिटिव तौर पर यानी इजाफी तौर पर नॉकिंग को कम करने के लिए डाल देते हैं तो वो उसका हिस्सा बन सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्यूल की क्वालिटी और ऐसी तरीके से जैसे रिफॉर्मिंग है से अच्छी कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा फैलाएं। और वैसे भी फ्यूल जितना भी जलेगा पोल्यूशन तो होगी ही। तो बहरहाल ये था आपके पास एक छोटा सा टॉपिक छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने सीखी होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें,
और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर। कोशिश क्या करें, लिंक शेयर क्या करें बेटा। डाउनलोड कर फिर अपलोड करने से एक तो क्वालिटी इसकी लूज हो जाती है, दूसरा इससे हमें नुकसान होता है। जितना वीडियोस डाउनलोड हो जाती हैं और वो पब्लिकली सीन नहीं होती, देखी नहीं जाती, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह के चैनल्स को सक्सेसफुल नहीं बनाता। तो अगर आप अपने इस चैनल को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो लिंक शेयर कर दिया करें एक दूसरे के साथ, और वो फिर यहीं से ही देख सकते हैं। यूट्यूब का फ़ायदा है कि इस पे आप हर क्वालिटी में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डाउनलोड करके अपलोड करेंगे तो फिर आप स्पेसिफिक क्वालिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम में देख सकते हैं। मतलब आपके जो डाटा है वो उतना ही यूज़ होगा जितना कि वो फाइल साइज होगा। लेकिन YouTube पर अगर आप चाहते हैं आपका डाटा कम यूज़ हो तो आप एक काम कर सकते हैं। वो काम ये कि आप YouTube के साइड बार में जो 3 डॉट्स ऑप्शन होते हैं वहाँ पर जाकर इसकी क्वालिटी को कम कर सकते हो, 240 पर ला सकते हैं, 360 पर देख सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर वीडियोस काफ़ी लंबी हो और आप समझ सकते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, तो आप वहीं से ही स्पीड ऑफ द वीडियो भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह जो वीडियो घंटे की हो, आधे घंटे की हो, आप उसका टाइम हाफ या कुछ ना कुछ कम कर सकते हैं। जितना तेज़ी से आप समझ सकते हैं उतना आप स्पीडी उसको चला लें, फ़ायदा होगा। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।